नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर। और आज हम पहुंचे हैं श्री गंगानगर लोकसभा और श्री गंगानगर के एक क्षेत्र गैलसिंहपुर में आए हुए हैं। और गैलसिंहपुर में आज हम एमआर शर्मा हॉस्पिटल में आए हुए हैं और एमआर शर्मा के ओनर भूपेंद्र जी शर्मा उर्फ गुड्डू हमारे बीच में है। बात करेंगे कि जिस तरह से कल जो परिणाम आए उन परिणामों को लेकर चर्चा करेंगे। अब की बार 400 पार एनडीए सरकार का एक बड़ा नारा, लेकिन जब परिणाम आए तो एनडीए बहुमत से कोसों दूर है और अब अन्य दल मिलाकर सत्ता में आना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन भी पुरजोर तरीके से फुल फ्लैश से वापसी भी की है उन्होंने। बात करेंगे। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपके इस न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, ये जो 400 पार का नारा था ये कोई धरातल पे नहीं था। ये 400 पार का नारा तो केवल एक मोमेंटम बनाने के लिए, ताकि लोगों का रुझान इस तरफ हो, इसके लिए 400 पार का नारा लगाया गया था। वरना ये जानते थे, ये मोदी जी के पास भी अपडेट था कि हम इस बार 250 से आसपास ही घूम रहे हैं, लेकिन उसको ऊंचा उठाने के लिए ऐसा मोमेंटम पेश किया गया था कि अब की बार 400 पार। अच्छा, तो अपने बात करें, जिस तरह से आप कल पूरे दिन परिणामों पर आपकी नज़र थी, पूरे देश पर नज़र आप रख रहे हो। जैसे ही परिणाम आए, एग्जिट पोल धराशायी, मीडिया चैनलों के चेहरे उड़ गए जिन्होंने एग्जिट पोल दिए। लगभग 9 एजेंसियों ने एनडीए सरकार को 350 से प्लस सीटें भी दिखाई, लेकिन जब वो रिजल्ट आए तो 300 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। किस तरह से देखते हो जिस तरह से इस बार मीडिया की भूमिका रही? देखिए, ये जो एग्जिट पोल आए ये कोई एग्जिट पोल नहीं थे। ये तो केवल जो कॉरपोरेट हाउस थे उनको बेनिफिट देने के लिए मीडिया के कुछ चैनल्स द्वारा एक प्रयोजित प्रोग्राम था। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये एग्जिट पोल आए, एक दिन मार्केट ऊंची उठ गई और अगले दिन ही जब परिणाम सामने आने लगे तो वो धाराशायी होगी। 26,000 करोड़ रुपया जनता का वो कॉरपोरेट हाउस के में चला गया। इसकी जिम्मेदार कौन है? मीडिया को इसीलिए बनाया गया था। और जिसको आप जैसे चैनल ही हैं जो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आज के जो नेशनल चैनल्स हैं वो तो गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं। मीडिया कहा नहीं जाता उनको। तो उन्होंने ये एक प्रोग्राम, प्रयोजित प्रोग्राम था, जो माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में देखरेख में चला था कि जितने कॉर्पोरेट हाउस को पैसा वापस दिया जाए, तो वो इसलिए उस मार्केट को ऊंचा उठाने के लिए एक एग्जिट पोल आया था, वरना ये एग्जिट पोल कोई सच्चाई नहीं था। सर, वापस आते हैं राजस्थान के लोकसभा श्री गंगानगर पर। और लगातार आप कैबिनेट मंत्री हीरालाल जी इंदौरा जी के साथ रहे हो। उसके बाद कुलदीप इंदौरा जी अनूपगढ़ चले जाते हैं। 21 साल का एक बड़ा वनवास, यानी कि बीच में जिला प्रमुख तो जरूर रहे। और अगर देखें उनका ग्राफ, तो सरकार के अंदर उनकी इतनी बड़ी मौजूदगी, एक राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष। इस बार श्री गंगानगर में जैसे ही आते हैं लोकसभा से, उन्हें टिकट मिलता है, जीत जाते हैं। किस तरह से देखते हो? देखिए, मैंने हीरालाल इंदौरा जी को भी बहुत अच्छी तरह से, बड़े नज़दीक से देखा है, क्योंकि मैं पिछले 40-45 साल से मैं भी राजनीति में हूँ, चेयरमैन भी रहा हूँ, बीकानेर डिवीज़न की एसोसिएशन का भी चेयरमैन रहा हूँ। हीरालाल इंदौरा जी का एक अपना एक काम करने का सिस्टम था। जब तक केसी सिंहपुर कंस्टिट्यूंसी थी वजूद में, तब तक वो 2-3 बार वहाँ से जीते और 2 बार मंत्री बनाए गए। लेकिन जैसे ही कुलदीप जी बड़े हुए, केसी सिंहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी टूट गई, तो इन्होंने माइग्रेट कर लिया अपने आप को अनूपगढ़ में। लेकिन ये जो संगठन के साथ जुड़े, ये सबसे बड़ी इनकी खासियत थी कि ये संगठन के साथ जुड़े रहे, पब्लिक के साथ जुड़े रहे। 2 बार इन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन एज ए विधायक इनको सफलता नहीं मिली। लेकिन संगठन के लिए काम करना इन्होंने नहीं छोड़ा। ये संगठन में केंद्रीय जो कमेटी है उसके भी मेंबर रहे, पीसीसी के मेंबर रहे, तो उनका प्रतिफल मिला और जनता ने इस बार कांग्रेस को जिताने का मन बना लिया था। और इंदौरा जी, कुलदीप इंदौरा जी की एक बेदाग छवि थी, इसलिए इनको जनता ने जिता दिया।
सर बात करते हैं अपने राजस्थान की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की। शर्मा जी हर बार स्पीच दिया करते थे कि इस बार 25 की 25 सीटें हैट्रिक लगाई जाएगी राजस्थान में, लेकिन वो हैट्रिक न रहकर लगभग 12 सीटों पर कांग्रेस आई। किस तरह से देखते हो? देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही जुड़े हुए थे, पहली बार जीते और मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो पर्ची के मुख्यमंत्री थे, जबकि जो धरातल से जुड़ी हुई हमारी मुख्यमंत्री थी पूर्व में वसुंधरा राजे जी, उनका पूरे राजस्थान में एक पहचान थी, एक आइडेंटिटी थी और हर क्षेत्र में उनकी पकड़ थी। चाहे वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ के प्रमुख लोगों को वो स्वयं जानती थी, बाय नेम बाय फेस वो पहचानती थी। लेकिन इनकी कोई पहचान नहीं थी, एक इनकी कार्यशैली भी इतनी अच्छी नहीं थी जो लोगों को पसंद नहीं आई। कुछ वायदे जो किए थे वो वायदे फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि जो किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ भाजपा मोदी जी की सरकार में, मैं तो भाजपा कहता हूँ, मोजपा कहता हूँ, मैं भाजपा कहता नहीं, क्योंकि मोदी जन पार्टी है ये। भाजपा तो बहुत पीछे रह गई, भाजपा तो इस वक्त बेचारी कांग्रेस से भी बुरे दिनों में से गुजर रही है। कारण क्या कि जो भाजपा के असली कार्यकर्ता थे वो सब, जैसे आपको पता होगा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि गुजरात के पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक मोदी जी को लेटर लिखा था कि हमें 30% का आरक्षण दे दीजिए ताकि हमें भी टिकटें मिले, वरना आप तो जो बाहर से माइग्रेटेड दूसरी पार्टियों के दबाव में लाए गए कार्यकर्ता हो उनको ही टिकट दे रहे हो और उन्हीं को ही बना रहे हो, उन्हीं को सब पद देते जा रहे हो, हमें आरक्षण दिया जाए। तो भाजपा कहाँ रह गई? बात करें अपने यूपी क्षेत्र की। यूपी में जिस तरह से भारतीय का दबदबा रहा भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस बार अखिलेश यादव की मौजूदगी, अगर अखिलेश को पीछे की तरफ देखें लगातार 2 चुनावों पर तो मात्र सिर्फ 4-5 सीटों पर ही सीमित रहते थे। इस बार एक बड़ी सीटें लेकर आए, एनडीए से भी ज़्यादा। किस तरह से देखते हो? साथ में राम राज्य अयोध्या की बात कर रहा हूँ, अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर मुद्दा जो चला था, राम मंदिर बनाया था, वहाँ से बीजेपी हार गई। देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा था उसमें एक कंट्रोवर्सी आ गई थी। एक तो वो था कि जो उचित जो समय नहीं था उसके उद्घाटन का, लेकिन मोदी जी ने जिद करके वो किया। दूसरा, हमारे शंकराचार्य जी ने भी कहा था कि अभी नहीं करना चाहिए, अभी ये मंदिर जो है अर्धनिर्मित है और अर्धनिर्मित मंदिर में कभी भी मूर्ति स्थापना नहीं होती। दूसरी चीज़ ये थी कि जो राम मंदिर बना है, जिस जगह के लिए विवाद था उससे 500 फीट दूर जाके, 500 मीटर दूर जाके, यानी कि 1500 फुट दूर जाके उस मंदिर का निर्माण किया गया। क्यों? क्योंकि उस मंदिर पे के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जो मोदी जी के कॉरपोरेट मित्र खरीद पाते। तो उन्होंने 500 मीटर दूर जो जगह थी वहाँ अपने आसपास की जगह पहले अपने एक निजी आदमियों को खरीदवा के फिर मंदिर वहाँ शिफ्ट किया, जिससे राम मंदिर का वो महत्व नहीं रहा जो राम मंदिर का महत्व एक हिंदू धर्म में होना चाहिए था। सर एक और बड़ा सवाल है, पंजाब में बिल्कुल क्लीन स्वीप और मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन कामयाब नहीं रहा। मध्य प्रदेश को किस तरह से देखते हो? देखिए, मध्य प्रदेश में नो डाउट ये कहना पड़ेगा कि कांग्रेस ने कोई इतना अच्छा नहीं कर पाई। सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, उन्होंने जो लाडली बहना प्रोग्राम बनाया, उस लाडली बहना प्रोग्राम के माध्यम से महिलाएं विशेषकर जो 50% पॉपुलेशन या वोटों का आधार होती हैं, वो एक तरफा वोट उनकी लाडली बहना की वजह से उस तरफ गया। और कांग्रेस का एक भी कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं था जो ऐसा वो प्रभाव डाल पाता। राहुल गांधी जी की बात करते हैं। राहुल गांधी पहले की मामले में अब के मामले में कितना अंतर आ गया है? इस बीच राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, लगातार आम छोटे से छोटे व्यक्ति से भी मिले, किस तरह से देखते हो? क्या इसका बेनिफिट इन चुनावों में देखने को मिला? बहुत। देखिए, मैं राहुल गांधी जी को बहुत पुराने समय से देखता आ रहा हूँ। मैंने राजीव गांधी जी को भी देखा है, उनके साथ मैंने मंच भी साझा किया हुआ है। राहुल गांधी जी को भी मैंने देखा है। राहुल गांधी जी नो डाउट एक बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन वो पॉलिटिशियन इतने अच्छे नहीं थे जो पिछले 10 सालों में उन्होंने सीखा, जनता में जाके न्याय यात्रा करके, पैदल यात्रा करके लोगों के मुद्दों को समझा और उसके बाद उन्होंने अपनी छवि को बिल्कुल बदल दिया। छवि उनकी शुरू से ही अच्छी थी, कोई भी उनके ऊपर ऐसा आरोप नहीं था, लेकिन मीडिया ने कॉर्पोरेट हाउस की मदद से
और मोदी जी की मदद से उनकी छवि को इतना बुरा साबित कर दिया था कि वो तो अब पप्पू हैं। लेकिन रियलिटी में ये था कि जो पप्पू थे उनको पैसे के दम पे हीरो बना दिया गया और जो रियल में हीरो था उसको पप्पू बना दिया गया। अब उन्होंने इस यात्रा के माध्यम से लोगों को ये दिखा दिया कि राहुल गांधी क्या चीज़ है। राहुल गांधी एक ईमानदार, एक निडर और एक दबंग का व्यक्ति का राजनीतिक का चेहरा सामने अब आया है। सर, एक अंतिम सवाल है। एनडीए सरकार लगातार ग्राफ डाउन हुआ है, बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। अपने बात करें कि इस बार जो मतदाता है किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोटिंग की है। जिस तरह से अपने देखे कि राजपूत समाज नाराज़ था, सुप्रीम कोर्ट के जज तक प्रदर्शन करते थे ईवीएम मशीनों को लेकर, किसान वर्ग नाराज़ था, आरक्षण को लेकर बार बार तंज कसे जाते थे, या फिर लोकतंत्र खतरे में है। किन मुद्दों को लेकर जनता ने इस बार वोटिंग की? देखिए, ये जो मुद्दे हैं इनके पैदा करने में मुख्यतः मोदी जी का हाथ है। मोदी जी एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के आदमी है। उन्होंने कभी किसी दूसरे की राय ली नहीं, जो उनके मन में आ गया वो उन्होंने किया। किसान आंदोलन चला, बहुत से नेता ऐसे थे, नितिन गडकरी जैसे थे, राजनाथ जी जैसे थे, जो दिल से चाहते थे कि ये किसानों के मुद्दे को सुलझाया जाए। लेकिन मोदी जी की एक अपनी जिद, जो एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में होती है कि वो कभी झुकना नहीं जानते, कभी दूसरे की बात को मानना नहीं जानते, कभी किसी की सुनते नहीं है, उसकी वजह से उन्होंने जो राजपूत लॉबी को नाराज़ किया। आपने ये देखा कि यूपी के मुख्यमंत्री राजपूत लॉबी से आते हैं, लेकिन उनको भी हटाने का प्रयास था। टिकटों के वितरण में भी राजपूत लॉबी को जो दरकिनार किया गया, इन सभी बातों ने मिलकर राजपूत लॉबी को नाराज़ कर दिया। और युवा वर्ग और गरीब वर्ग, इस वक्त विशेष करके जो दलित और पिछड़ा वर्ग था, उसको ये था कि अगर मोदी जी एनडीए सरकार में फिर आ गए तो संविधान को बदल देंगे। जो संविधान हमारे जीवन शैली की रक्षा करता है, जो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है, अगर उसी को बदल दिया गया तो हमारा जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। इस बात को सोचते हुए इन सभी लोगों ने वोट जो कांग्रेस के पक्ष में किया। सर, एक और अंतिम सवाल आ गया है। किरोड़ी लाल मीणा की बात करते हैं। जिस तरह से रिजल्ट से किरोड़ी लाल मीणा पहले ही बोल चुके थे कि अगर एक भी सीट हम हार गए अपने क्षेत्र में तो इस्तीफ़ा दे देंगे, रिजाइन दे देंगे। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया ऑन द स्पॉट। जब मुरारी लाल मीणा का पहला लगभग तीसरा चौथा ही रुझान आया था तो इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद क्या राजस्थान में एक नई करवट, क्या राजस्थान में वसुंधरा खेमे में कुछ हलचल, या फिर क्या कुछ दिनों में देखने को मिलेगा कि कांग्रेस सत्ता में भी आ सकती है? देखिए, कांग्रेस सत्ता में तो नहीं आएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री अब ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे। किरोड़ी लाल जी मीणा जी की बात करूँ, मैं बहुत पहले से जानता हूँ, वो बड़े दबंग आदमी हैं, वो डरते नहीं हैं और बात के धनी हैं। बात अपनी जो कह दी है, लड़ने के लिए भी, मरने के लिए भी, अपनी बात के लिए तैयार रहते हैं। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ किरोड़ी लाल मीणा जी, और उन्होंने अगर ये दिया है तो बहुत कुछ सोच समझ के दिया होगा। रही बात मोदी जी की पर्ची से बने हुए मुख्यमंत्री, जब मोदी जी खुद खतरे में हैं तो उनकी पर्ची के मुख्यमंत्री भी खतरे में नहीं होंगे क्या? आप ही बताइए। सही है सर। होंगे ना? तो बस, यानी कि कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान में डोटासरा का जो व्यंग्य है कि मौर्या बोलसी, तो मौर्या बुला दिया मौर्या बुला दिया। तो ये थे यहाँ से भूपेंद्र जी शर्मा, जिन्होंने पूरे भारत पर अपने चर्चा की, पूरे राजनीति को एक एक सवालों का जवाब दिया बड़े ही बेहतरीन तरीके से। और ऐसे ही किसी और शख्सियत से आपकी रूबरू करवाया जाएगा। तब तक देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मनोज।